फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की और उसमें हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्जेस से डील करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट, वी विल टॉक अबाउट करंट. इस यूनिट का नाम है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी. And this unit will give you 7 marks. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्जेस से डील करते हैं बेटा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी स्टडी अबाउट चार्जेस इन मोशन. करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स की, वो ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन में जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी से डील करते हैं. ठीक है, डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. बेटा जब भी चार्ज मोशन में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, दैट इज करंट. जब भी चार्ज मोशन में होता है तो करंट फ्लो करती है. एंड करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या ऐसे बोल सकते हैं सिंपली, करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग per unit time. Charge flowing per unit time is called as electric current. We represent it by I. It is Q by T, or it is also written as dQ by dt. Rate of flow of charge or charge flowing per unit time. ठीक है, represented by I. करंट का जो SI यूनिट होगा, that will be coulomb per second. And this coulomb per second is called as ampere. We write that 1 ampere is 1 coulomb per second. 1 ampere is 1 coulomb per second. ठीक है, इतना आपने बेटा 10th क्लास में भी पढ़ा है. coulomb per ampere is coulomb per second is ampere. We have some smaller units of current like we have milliampere. Milliampere is 10 raised per minus 3 ampere. 1 milliampere जो होता है, that is 10 raised per minus 3 ampere. 1 microampere is 10 raised per minus 6 ampere. 1 nanoampere is 10 raised per minus 9 ampere. तो इस तरह से हमारे पास एम्पियर के सब मल्टीपल्स भी हैं. ठीक है, तो ये तो करंट की बेसिक डेफिनेशन है. इसके डिटेल की बात करेंगे हम बाद में. पहले बात करता हूं कि करंट किसकी तरह से, किसकी वजह से फ्लो करती है. हम बात करते हैं पहले करंट कैरियर्स की. We talk about the current carriers. करंट कैरियर्स हम उन चार्ज्ड पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनके कारण करंट फ्लो करती है. द चार्ज पार्टिकल्स responsible charge particles responsible for the flow of current are called as current carriers. जिन चार्ज पार्टिकल के कारण, मतलब जो पार्टिकल मूव करता है और हम बोलते हैं कि ये चार्ज मूव किया, जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसे करंट कैरियर बोलते हैं. जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स. मतलब मेटल्स में करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से. सो वी से दैट इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स. कौन से पार्टिकल हैं जो मूव करेंगे और करंट फ्लो करेगी मेटल्स में? इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम लिक्विड्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है ये.
Electrolytes में we have ions. We have two types of ions called as cations and anions, जिनके कारण करंट का फ्लो होता है. If we talk about semiconductors, आप एक यूनिट पढ़ेंगे लास्ट में, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स and holes are responsible for the flow of current. Under some specific conditions, gases also conducts. So gases में अगर gases conduct कर रही हैं तो या electrons तो या फिर ions हो सकते हैं जिनकी वजह से current flow करती है. So we have different types of charged particles. Mostly हम metal से deal करेंगे, तो ये याद रखना हमारे पास mostly जो current carriers होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है अराउंड द न्यूक्लियस, जो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, उसकी बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन फ्री है. ठीक है, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, इसलिए मेटल्स में करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसके बाद जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो वहां देखेंगे होल्स क्या होते हैं और होल्स कैसे करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेशन उनका होता है, वो भी देखेंगे हम बाद में. तो बेटा करंट की डायरेक्शन का अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता करते हैं. देखिए, सपोज हमारे पास कोई मेटालिक वायर है. जनरली हम कोई मेटालिक वायर जो होगी उसको सिलेंडर से रिप्रेजेंट करेंगे. करंट बेटा तब फ्लो करेगी जब चार्ज का मूवमेंट होता है, और हमने ये अभी तक पढ़ लिया है पोटेंशियल के बेसिस पे कि चार्ज तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, एक सेल लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे आएंगे. ठीक है, ये एंड ए सपोज कर लेते हैं और ये एंड बी, इसको हमने पॉजिटिव और इसको नेगेटिव रखा है इस बैटरी की वजह से. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है. और जो भी कोई चार्ज, जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है. ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, दिस वी हैव स्टडीड, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ, किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बट किसी नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, यू कैन विजुलाइज इट हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है बट इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इस तरफ लग रही है. लेकिन बेटा जो करंट की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन होता है जो हम अपनी इजीनेस के लिए इंट्रोड्यूस करें. डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी. हम ऐसे बोल सकते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है. सो करंट, ठीक है, सिंपली आपने 10th में देखा करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ऑफ बैटरी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है. लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity, although it has magnitude and direction. Although it has both magnitude and, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट इज एडेड लाइक स्केलर्स.
करंट का एडिशन जो है, डिफरेंट करंट्स की एडिशन जब हम करेंगे तो वेक्टर लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। सिंपली ऐसे बोल सकते हो, फॉर एडिंग डिफरेंट करंट्स द वेक्टर लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। करंट इज एडेड लाइक स्केलर्स, देयरफॉर इट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ बेटा एडिड लाइक स्केलर्स का? कि करंट की एडिशन के लिए हम ट्रायंगुलर लॉ या वेक्टर लॉ, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है वो यूज नहीं करते। ये देखिए किसी वायर में 6 एम्पियर करंट आ रही है, किसी दूसरी वायर में 4 एम्पियर करंट आ रही है, और ये दोनों यहाँ कंबाइन होंगे, और आगे अगर तीसरी वायर में तो वो 10 एम्पियर करंट होगी। हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर लिया, 6 और 4 को। इसके लिए हमें ये देखना नहीं पड़ा कि इनके बीच में एंगल कितना है और पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, ट्रायंगुलर लॉ लगाएं, कुछ नहीं। करंट इज सिंपली एडेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। एक वायर में 6 एम्पियर करंट आ रही है, आगे जाके 2 पार्ट्स में, अगर एक में 2 जाएगी तो दूसरे में 4 जाएगी। Current is added like scalars, therefore it is always a scalar quantity, although it has magnitude as well as direction. Magnitude और direction दोनों है, लेकिन फिर भी ये scalar quantity होती है। ठीक है, क्यों scalar quantity होती है? क्योंकि करंट की एडिशन के लिए वेक्टर लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, और जब किसी क्वांटिटी को हम वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती, वो स्केलर होती है। करंट एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी वो होती है विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर कंडक्टर, पूरी वायर की जिसमें बात होगी। जैसे अगर ये मेरे पास कोई वायर है, यहाँ थोड़ी थिकनेस कम है, आगे जाके थोड़ी थिकनेस बढ़ गई, आगे जाके और बढ़ गई, थिकनेस और बड़ी हो गई, ऐसे आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और करंट होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर कंडक्टर। अगर इस एंड से आई करंट है तो यहाँ से भी आई करंट ही बाहर आएगी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए मैक्रोस्कोपिक, मींस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि इधर कितनी, इधर कितनी, इधर कितनी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज लाइक कॉन्टिन्यूस फ्लो। करंट का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, एंड किसी भी वायर में जितनी करंट एंटर करेगी उतनी करंट बाहर भी निकलेगी। टाइप्स ऑफ करंट, मेनली हम करंट को दो तरीके से स्टडी करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। वन इज कॉल्ड एज स्टेडी करंट and the other is called as varying current. स्टेडी करंट, स्टेडी करंट वो होती है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। एक करंट whose magnitude remains same with the passage of time. जिस करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, दैट करंट इज कॉल्ड एज स्टेडी करंट। फॉर एग्जांपल डीसी, डायरेक्ट करंट। कहां से मिलती है बेटा? डीसी इज obtained from, और श्री से स्टेडी करंट इज obtained from ए सेल और ए बैटरी। किसी सेल या बैटरी से जो करंट मिलती है दैट इज डायरेक्ट करंट। ये एक डीसी सोर्स का सिंबल है, ये सेल का सिंबल होगा और ये एक बैटरी का सिंबल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बैटरी और कैसे बनती है, क्या डिफरेंसेस है और क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल आ गया। और अगर हम ग्राफिकली देखें
आइडियली जो करंट का टाइम के साथ ग्राफ है वो ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स कि टाइम के चेंज होने से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ऐसी करंट विच रिमेन्स कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, दिस करंट इज कॉल्ड एज स्टेडी करंट। वेरिंग करंट नाम से ही पता चलेगा बेटा, वेरिंग करंट वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा with the passage of time, current whose magnitude changes, whose magnitude changes with the passage of time। ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज होगी उस करंट को हम वेरिंग करंट बोलते हैं। इसमें वी हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एज द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलेंगे शॉर्ट में जिसको। ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जो आपका EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हम उसमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे, साइन या कॉस से भी कर सकते हैं, अभी मैं साइन ही बना रहा हूं। और ये सिंबल है किसी AC सोर्स का, AC सोर्स के अंदर ऐसे एक वेव जैसी बना देनी है, साइन वेव। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ ए AC सोर्स। फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन दिस ऑल्टरनेटिंग करंट, हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, ये जो डैम्स हम बनाते हैं, इन डैम से हमें क्या मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जैसे डायरेक्ट करंट जो है वो सेल या बैटरी से मिलती है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हमारे। ठीक है, अब कई बार हम क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं एंड समटाइम्स DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर के इनपुट में हम AC, तो आउटपुट में हमें DC मिलता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, वी विल स्टडी अबाउट रेक्टिफायर आल्सो इन सेमीकंडक्टर्स। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। एंड देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एज इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC into DC and inverter converts DC into alternating current। ठीक है, तो इस तरह से एज पर रिक्वायरमेंट हम, अगर हमारे पास AC अवेलेबल है, हमारे जो होम अप्लायंसेस है सारे, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, ऐसे ऐसे समझना, जैसे फैन, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, इन जनरल ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चलते हैं AC पे। ठीक है, दे वर्क विद AC। बट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन का बैटरी हो गया या उसका सर्किट हो गया, उसके अंदर जो चिप है या कोई माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, वो सब DC पे चलते हैं। तो समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट AC इनटू DC, राइट, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। एंड कई बार DC को AC में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, वी हैव ए बैटरी। वो बैटरी तो DC का सोर्स है, उस बैटरी पे पंखा नहीं चलता है, बट वो बैटरी की जो DC है that is converted into AC with the help of inverter भी तो है, खाली बैटरी नहीं हमने लगाई, इन्वर्टर भी है। वो पूरा एक सर्किट होता है जो DC को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस चैप्टर में हम DC करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप शॉर्ट में DC करंट्स बोलते हैं, एक्चुअली डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, DC सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, आप ऐसे समझ लो। In this chapter we'll study about the DC circuits, direct current circuits। तो बिना स्पेसिफाई किए you should understand कि जब भी हम करंट की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो वो डायरेक्ट करंट होगी। ठीक है, जब हम 4th यूनिट में अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, वहां बोलेंगे AC, और यहाँ बिना बोले ही इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए बेटा करंट पे दोबारा आ रहा हूं मैं। मैंने आपको बोला है कि इस करंट को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, वन इज Q/T एंड आल्सो I इज इक्वल टू dQ/dt। यहां से मैं अगर लिखूं, मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू I इंटू T। ये बेटा इस तरह से हम तब डिफाइन करते हैं व्हेन इट इज स्टेडी करंट। वेरिंग करंट होगी तो ऐसे डिफाइन करेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट dq इज इक्वल टू I dt। मैं दोनों के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर यहां मेरे को चार्ज पता करना है, मैं जस्ट करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा,
लेकिन अगर यहाँ मेरे को चार्ज पता करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ ओवर सर्टन लिमिट जो गिवन होंगी, कौन से टाइम से पता करना है, तो Q इज इक्वल टू आई टी एंड Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, तो इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the number of electrons flowing in a conductor when a current of 1 ampere is flowing in it। जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी तो उस 1 एम्पियर करंट के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? आई राइट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, आपने चार्ज क्वांटाइजेशन में पढ़ा, क्यू होता है एन इंटू ई। चार्ज क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू द फंडामेंटल चार्ज। सो आई कैन राइट आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी एंड फ्रॉम दिस एन विल बी इक्वल टू आई टी बाई ई। ठीक है, जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना होगा यही फॉर्मूला यूज करना, करंट इनटू टाइम बाय फंडामेंटल चार्ज। सो व्हेन यू हैव गिवन कि 1 एम्पियर फ्लो कर रही है फॉर 1 सेकेंड, ये भी गिवन है फॉर 1 सेकेंड, सो आई राइट 1 एम्पियर 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय E is fundamental charge 1.6 into 10 raised per minus 19 कूलम। यू नो एम्पियर इंटू सेकेंड कूलम होता है, तो ये कूलम के साथ कैंसिल, तो आपके पास n आ जाएगा 1 by 1.6 into 10 raised per minus 19. This you have done in electrostatics 6.25 into 10 raised per 18। इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी वायर में, मान लो ये कोई वायर है और मैं ये बोल रहा हूं कि इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब इस वायर के एक एंड से अगर करंट ऐसे जा रही है, देखो अगर ये बोले कि इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, लाइक इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो इसका मतलब वायर बना देते हैं। इसका मतलब इधर से 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं इन एवरी सेकेंड, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं। सो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, देन 6.25 into 10 raised per 18 electrons enter from one end and the equal number of electrons leave from the other end of the wire। ठीक है, ऑफ कोर्स करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। दैट मींस 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 6.25 into 10 raised per 18 electrons per second। ठीक है, अगर ये 1 मिली एम्पियर करंट होगी, you know milliampere is 10 raised per minus 3 ampere, so 1 milliampere current होगी तो 6.25 into 10 raised per 15 electrons होंगे per second। अगर 1 microampere current है, it will be 10 raised per minus 6 ampere, that is 6.25 into 10 raised per 12 electrons per second। ठीक है, तो जो भी आपको अमाउंट ऑफ करंट दिया है, you just divide that by the fundamental charge। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लो टाइम के साथ, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं बेटा, क्वेश्चन क्या है? द करंट इन ए वायर वेरीज विद टाइम एज आई इक्वल्स टू 3 + 2t। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है कि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। टाइम 0 होगा तो करंट 3 एम्पियर, टाइम 1 होगा तो 5 एम्पियर, टाइम 2 होगा तो 7 एम्पियर, तो करंट जो है वो उसका वेरिएशन हो रहा है विद टाइम, दैट्स अ वेरिएबल करंट। हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, हमें ये बताना है कि इस करंट के बेसिस पे बताओ कि 0 to 4 सेकेंड जब ये करंट फ्लो करी, पहले 4 सेकेंड के लिए कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, सिंपली जब आपने देखा करंट वेरिएबल है, जस्ट राइट डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। सोल्यूशन, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, सो क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और यहाँ आपको 0 to 4 गिवन है, सो इट इज इक्वल टू 3 + 2t dt फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो यहां से बेटा आप Q निकाल सकते हैं। Q बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3 into 1 dt
plus 2 into t dt from 0 to 4 from 0 to 4. So q will be equal to 3 into ये तो t आ गया from 0 to 4 and this will be t square by 2 from 0 to 4. ठीक है, this means that q equal to 3 into 4 minus 0, ये कट जाएगा, 4 square minus 0 square, 12 plus 16 equal to 28 कूलम. ठीक है, जब करंट का वेरिएशन हो रहा है तो आपको इंटीग्रेशन से करना है. तो दिस इज द चार्ज फ्लोइंग इन द वायर फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड. अब अगर इसी करंट के बेसिस पे, इसी चार्ज के बेसिस पे बोले बताओ कितनी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है. अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है वो पता करना है तो I is equal to Q by T. तो 28 divided by 4 so will be equal to 7 एम्पियर. ठीक है, अगर इतना चार्ज फ्लो करेगा फॉर द सेम टाइम तो व्हाट कांस्टेंट करंट विल बी देयर, इट विल बी 7 एम्पियर. ठीक है, एक तो बेटा हम ऐसे करंट पता करते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पता कर सकते हैं. दूसरा देखिए, अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉन की मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल या रेवोल्यूशन की बात करते हैं. किसी चार्ज के रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी v, चार्ज e और ये रेडियस है r. तो यहाँ पर हम करंट को कैसे फाइंड करते हैं बेटा, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तब करंट की बात हम करेंगे. अगर करंट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T, ये याद रखना. जब भी सर्कुलर मोशन होगा यू विल रिप्लेस T बाय कैपिटल T विच इज time period. What is capital T here? It is time period. So I is equal to E by T. ठीक है, अब ये T कैसे पता करेंगे. मान लो हमें V दिया हुआ है तो V जो होता है that is equal to 2 pi R by T. कौन सा फॉर्मूला लगाया. सर्कुलर मोशन में जब हम स्पीड की बात करते हैं इट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम. तो यहाँ से देखो T कितना बना, विच मीन्स T इक्वल टू 2 pi R डिवाइडेड बाय V. तो T की इस वैल्यू को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो मेरे पास I आ जाता है E डिवाइडेड बाय 2 पाई R बाय V. तो ये ऊपर चला गया, तो ये करंट आ गई मेरे पास I इक्वल टू, देयरफॉर I write I इक्वल टू E इंटू V डिवाइडेड बाय 2 पाई R. ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी पता है, रेडियस पता है, वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, या अगर हमें कई बार फ्रीक्वेंसी दी होती है तो मैं लिख सकता हूँ E इंटू न्यू, बिकॉज 1 बाई T जो है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस में करंट पता कर सकते हैं. समटाइम्स ग्राफ दिया होगा बिटवीन करंट एंड टाइम, ये पता चल गया बेटा. अगर करंट और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, सपोज कोई ग्राफ दिया है, बताओ ये मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस करंट है, और ग्राफ जो है वो ऐसा है कि जो करंट पहले 10 एम्पियर थी 4 सेकेंड बाद वो करंट 0 हो गई. ठीक है, 0 टाइम पे करंट वाज 10 एम्पियर एंड आफ्टर 4 सेकेंड्स करंट बिकेम 0. तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा. कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ये पता है. देखो dq इज इक्वल टू आई डी टी. तो q क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. इंटीग्रेशन मतलब छोटा करंट, छोटी सी कोई करंट, मान लो कोई करंट है फॉर ए स्मॉल टाइम dt, ये होती है इंटीग्रेशन. ये होता है एलिमेंट्री सेक्शन. तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज. सीधा याद रखो, चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर आई टी ग्राफ. करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, सिंपली उस ग्राफ के अंदर आपने एरिया, क्योंकि ये तो आपको देगा डी क्यू आई डी टी. मान लो यहाँ करंट है ऐसे आई, ये टाइम है डी टी, तो डी क्यू क्या हुआ, आई डी टी.
तो ऐसे और बड़े सारे इंटरवल्स बनेंगे, ऐसे और बड़े सारे इधर, तो टोटल एरिया फाइंड कर लेना आपने। तो यहाँ सिंपली आपको ये ट्राइंगल दिख रही है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, सो दैट विल बी 20 कूलम। ठीक है, ग्राफ दिया होगा, करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट चार्ज। ठीक है, इतना आज कर लीजिए, कल इसके आगे करेंगे हम। कल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, कल आगे करंट के बारे में ही पढ़ना भी हमने।